प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। मिशन इनोवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में पेरिस में हुए COP21 समझौते के दौरान की गई थी। दूसरा, भारत मिशन इनोवेशन संचालन समिति का सदस्य है तथा कनाडा के साथ विश्लेषण एवं संयुक्त अनुसंधान उपसमूह को सह नेतृत्व प्रदान कर रहा है। तीसरा, स्टार्टअप को समर्थन प्रदान करने के लिए भारत ने स्वच्छ ऊर्जा समाधान प्रदान करने हेतु स्वच्छ ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय ऊष्मायन केंद्र की स्थापना की है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी। मिशन इनोवेशन यूरोपीय संघ तथा 24 देशों की एक वैश्विक पहल है जिसकी शुरुआत 30 नवंबर 2015 को पेरिस में हुए COP21 समझौते के दौरान की गई थी। COP21 में बिल गेट्स द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। यह कार्यक्रम स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों में तेजी लाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान व विकास तथा प्रदर्शन पहल पर केंद्रित है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान विकास तथा प्रदर्शन संबंधी राष्ट्रीय प्रयासों के समन्वय तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से विभिन्न गतिविधियों को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। भारत 8 नवाचार चुनौतियों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर वैश्विक स्तर पर मिशन इनोवेशन गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह 3 प्रमुख चुनौतियों जैसे स्मार्ट ग्रिड, ऑफ ग्रिड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी तथा सतत जैव ईंधन को सह नेतृत्व प्रदान कर रहा है। भारत ने स्टार्टअप को समर्थन प्रदान करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा समाधान प्रदान करने हेतु स्वच्छ ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय ऊष्मायन केंद्र की स्थापना की है। भारत मिशन इनोवेशन संचालन समिति का सदस्य है तथा विश्लेषण एवं संयुक्त अनुसंधान उपसमूह का कनाडा के साथ सह नेतृत्व प्रदान कर रहा है। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को पक्षियों के संदर्भ में जागरूकता का प्रसार करने के लिए विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। दूसरा, इस पहल की शुरुआत नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी तथा पहला विश्व गौरैया दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रत्येक वर्ष पक्षियों के संदर्भ में जागरूकता का प्रसार करने के लिए 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी आबादी में होने वाली अत्यधिक कमी के कारण इस दिन को विश्व गौरैया दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। वैश्विक स्तर पर पहला विश्व गौरैया दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था। इस पहल की शुरुआत नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा की गई है जिसकी स्थापना भारतीय पर्यावरण संरक्षणवादी मोहम्मद दिलावर ने की थी। उनके प्रयासों के लिए टाइम पत्रिका द्वारा उन्हें वर्ष 2008 में पर्यावरण के नायकों में से एक के रूप में नामित किया गया था। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, नवोन्मेषी एवं अनुप्रयुक्त जैव प्रसंस्करण केंद्र देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो माध्यमिक कृषि के संदर्भ में कार्य करने के साथ विभिन्न प्रकार के जैव संसाधनों से मूल्य वर्धित उत्पादों का विकास करता है। दूसरा, राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पंजाब के मोहाली में स्थित देश का पहला कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है। तीसरा, उपयुक्त दोनों संस्थान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में नवीन उन्नत हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी सुविधा का उद्घाटन किया है। साथ ही पंजाब के मोहाली में नवोन्मेषी एवं अनुप्रयुक्त जैव प्रसंस्करण प्रयोगशाला व व्यवस्थापक भवन में 4 स्टार
गृह सर्टिफिकेशन का भी अनावरण किया है। नवोन्मेषी एवं अनुप्रयुक्त जैव प्रसंस्करण केंद्र देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो माध्यमिक कृषि के संदर्भ में कार्य करने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जैव संसाधनों से मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास करता है। NABI तथा CIAB दोनों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थान है। राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान देश का पहला कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है। इसकी स्थापना 18 फरवरी 2010 को की गई थी। यह पंजाब के मोहाली में स्थित है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, जबकि कथन 3 गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, 11वीं सदी में तोमर वंश की स्थापना अनंगपाल द्वितीय द्वारा की गई थी। दूसरा, तोमर वंश के 8वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य वर्तमान दिल्ली व हरियाणा के कुछ क्षेत्रों पर शासन किया गया था। तीसरा, अनंगपाल द्वितीय के शासनकाल के दौरान तोमर वंश की राजधानी ढिल्लिकापुरी यानी दिल्ली थी। चौथा, इंद्रप्रस्थ को वर्तमान नाम दिल्ली देने का श्रेय अनंगपाल प्रथम को दिया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 4, सी केवल 2, डी 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सरकार ने 11वीं सदी के तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय की विरासत को लोकप्रिय बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है। ब्रजभूषण सिंह की अध्यक्षता वाली इस समिति का उद्देश्य अनंगपाल द्वितीय को दिल्ली के संस्थापक के रूप में स्थापित करना है। इस समिति के प्रस्तावों में दिल्ली हवाई अड्डे पर अनंगपाल द्वितीय की मूर्ति का निर्माण, उनकी विरासत को समर्पित एक संग्रहालय का निर्माण तथा लाल कोट को ASI संरक्षित स्मारक बनाना शामिल है। अनंगपाल द्वितीय, जिसे अनंगपाल तोमर के नाम से भी जाना जाता है, तोमर वंश के राजा थे। तोमर वंश ने 8वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य वर्तमान दिल्ली व हरियाणा के कुछ क्षेत्रों पर शासन किया था। इस क्षेत्र में मिले शिलालेखों तथा सिक्कों द्वारा तोमर शासन के प्रमाण मिलते हैं तथा पांडवों से संबंधित प्रमाणों से भी इसका पता लगाया जा सकता है। तोमर राजवंश की राजधानी इसकी स्थापना से समाप्त होने तक कई बार परिवर्तित हुई है। अनंगपाल प्रथम के शासन के दौरान इसकी राजधानी तथा अनंगपाल द्वितीय के शासनकाल के दौरान ढल्लिकापुरी थी। 11वीं शताब्दी में अपने शासनकाल के दौरान दिल्ली को स्थापित करने तथा बसाने का श्रेय अनंगपाल द्वितीय को दिया जाता है। इंद्रप्रस्थ को वर्तमान नाम दिल्ली देने में इन्होंने सहायक भूमिका निभाई थी। लाल कोट किला तथा अनंगताल बावली का निर्माण इसी के द्वारा करवाया गया था। अनंगपाल द्वितीय के पोते पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में गुरिद बलों द्वारा पराजित किया गया था, जिसके पश्चात 1192 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। इस प्रकार कथन 1 और 4 सही नहीं है, जबकि कथन 2 और 3 सही है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। जापी, गमोसा तथा जोरई निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? ए नागालैंड, बी असम, सी मणिपुर, डी अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन बी। जापी बांस से निर्मित एक शंक्वाकार टोपी है जो सूखे तोकों वृक्ष की पत्तियों से ढकी होती है। इसे मुख्यतः असम में नलबाड़ी जिले के ग्रामीण समूह के कारीगरों द्वारा बनाया जाता है। इसका प्रयोग किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय गर्मी व वर्षा जैसे कठोर मौसम से स्वयं को बचाने के लिए किया जाता है, जबकि सजावटी जापी का प्रयोग प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। इसके पहले संभव प्रमाण अहोम युग के वुरंजिस से प्राप्त होते हैं। वुरंजिस कालक्रम के व्यवस्थित घटनाओं का एक ऐतिहासिक वृत्तांत तथा पांडुलिपियों का एक वर्ग है जो अहोम साम्राज्य के दौरान प्रारंभ होने में अहोम भाषा तत्पश्चात असमिया भाषा में लिखे गए हैं। गमोसा असम में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। घरेलू स्तर पर इसका उपयोग गमछे के रूप में तथा सार्वजनिक समारोहों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। जोरई प्रायः असम में प्रत्येक घर में पाई जाने वाली धातु से बनी घंटे के आकार की एक ट्रे होती है। असमिया पहचान व संस्कृति के इन महत्वपूर्ण प्रतीकों को राज्य में होने वाले राजनीतिक अभियानों के दौरान बहुतायत से देखा जाता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी।